नेक्स्ट है क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर जो इनपुट सिग्नल का जो हाफ साइकिल होगा वो ही आउटपुट सिग्नल के लिए यूज़ होगा, यानी कि उसके हाफ साइकिल का ही क्या होगा, एम्पलीफिकेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर होगा वो इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल के लिए तो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा और हाफ साइकिल के लिए क्या रहेगा, रिवर्स बायसिंग में रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या इनपुट सिग्नल का हाफ साइकिल ही आउटपुट पे मिलेगा। पहले हाफ साइकिल का जो ट्रांजिस्टर होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा, और जो दूसरा हाफ साइकिल के अंदर जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में होगा, जिससे हमें आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। इसमें ये जो क्लास बी एम्पलीफायर है, इसके अंदर जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो एंगल होता है, कंडक्शन एंगल, वो कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि यहाँ पर हाफ साइकिल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180। नेक्स्ट जो इसमें जो डिस्टॉर्शन होगा, इसमें जो क्यू पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट कहाँ पे होगा, कट ऑफ रीजन के अंदर होगा। कट ऑफ रीजन के अंदर क्यू पॉइंट होने से डिस्टॉर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने पहले पढ़ा था। अगर क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के अंदर है तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, मिनिमम। लेकिन अगर क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन के अंदर है, इसका मतलब डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। तो क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो एक इम्पोर्टेंस ये है कि इस जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, लगभग 78.5% इसकी एफिशिएंसी होती है। इसलिए इसका जो यूज़ होता है वो ऑडियो सिस्टम एम्पलीफायर में होता है। पॉइंट से देखो, इस प्रकार के प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर इस प्रकार बायसित होता है कि आउटपुट करंट इनपुट सिग्नल के केवल हाफ साइकिल के लिए ही प्रवाहित हो, अर्थात ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल तक फॉरवर्ड बायसित रहता है तथा अगले नेगेटिव यानी कि अगले जो हाफ साइकिल होगा उसके लिए ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में प्रवेश कर जाता है और आउटपुट पर कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का कंडक्शन एंगल 180 होता है, क्योंकि इनपुट सिग्नल के फुल साइकिल के लिए आउटपुट पर सिग्नल का केवल हाफ साइकिल ही प्राप्त होता है। इसलिए क्लास बी एम्पलीफायर सिग्नल का जो डिस्टॉर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो दक्षता होती है वो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्लास ए एम्पलीफायर की तुलना में ज़्यादा होती है। इस एम्पलीफायर की जो अधिकतम जो दक्षता है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो 78.5% तक हो सकती है। इसका उपयोग ऑडियो सिस्टम एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेज पर किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्लास बी एम्पलीफायर। इसका अगर ग्राफ देखें, क्यू पॉइंट उसके बारे में देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारे पास इनपुट साइकिल ऑफ करंट, हाफ साइकिल हो गया। यहाँ पे ये लोड लाइन, और अब यहाँ पे जो हमारे पास क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे है, कट ऑफ रीजन के अंदर। और ये हमारे पास हो गया आउटपुट साइकिल ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से भी कम साइकिल का जो यूज़ है वो आउटपुट पे किया जाता है। इसका जो कंडक्शन एंगल होता है वो 180 से भी कम होता है। तो यहाँ पे आउटपुट पे जो इसका जो फिर जो क्यू पॉइंट होता है वो क्यू पॉइंट जो होता है वो कट ऑफ रीजन के से भी नीचे चला जाता है, जिससे इसका जो डिस्टॉर्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। देखो, क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, में ट्रांजिस्टर इस प्रकार बायसित होता है कि हमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से कम भाग के लिए ही प्राप्त होता है। हाफ साइकिल से भी कम साइकिल उसका जो इनपुट जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट पे हाफ साइकिल से भी कम भाग के लिए हमें मिलेगा। अतः इसका जो कंडक्शन एंगल है वो लेस देन 180 है, यानी कि जनरली इसका जो कंडक्शन एंगल होता है 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में ही होता है। अर्थात ट्रांजिस्टर इनपुट के आधे भाग से भी कम भाग के लिए क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। आधे से भी कम भाग के लिए फॉरवर्ड बायस के अंदर रहेगा। इसमें क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन से भी नीचे होता है, क्योंकि इसमें जो करंट का जो
कलेक्टर करंट है 180 से भी कम होता है, कम एंगल के लिए प्रवाहित होती है, इसलिए आउटपुट में डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा होता है। इसका ये लाइन ये बोल रही है कि यहाँ पे जो करंट है हमारे पास, जो हमें करंट मिल रही है वो 180 से भी कम एंगल के लिए, तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है। इसकी जो एफिशिएंसी वो 99% तक हो सकती है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम के अंदर किया जाता है। इसका जो डायग्राम होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो इनपुट सिग्नल के जो हाफ साइकिल से भी कम साइकिल है, इनपुट साइकिल ऑफ करंट हो गया, ये लोड लाइन, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है आउटपुट पे ये वोल्टेज। तो यहाँ पे इसके हाफ साइकिल से भी कम साइकिल हमें आउटपुट पे मिल रहा है, और इसका जो क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन से भी नीचे चला गया है, इसलिए क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम एक एक एम्पलीफायर की अगर बात करें तो क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन मिनिमम था, और जो एफिशिएंसी थी वो भी मिनिमम थी। और क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा था और एफिशिएंसी लगभग कितनी थी 78.5%। और क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन बहुत ही ज़्यादा था और उसकी एफिशिएंसी है वो भी बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग 99%। तो ये हमारे हो गए तीनों एम्पलीफायर हो गए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर को पुश पुल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सर्किट के अंदर यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इसके इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल के लिए सर्किट का जो एक भाग होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके यहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट जो मिलेगा वो हाई की तरफ है वो पुश हो जाएगा। इसलिए और जो सेकेंड हाफ साइकिल होगा, जो इनपुट सिग्नल का सेकेंड हाफ साइकिल होगा, उसके लिए यही पार्ट वो जो होगा वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। इससे आउटपुट है वो लो की तरफ पुल हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। इसका देखो सर्किट डायग्राम देखे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनपुट सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफर भी कौन सा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, यानी कि यहाँ पे जो इनपुट मिलेगा उसको ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके जो फेस एंगल को 180 डिग्री पे डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2। इसके जो एमीटर हैं इन दोनों ट्रांजिस्टर के वो एक साथ कनेक्ट किए गए हैं। फिर यहाँ पे आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस दूसरे ट्रांसफार्मर से यहाँ पर ट्रांजिस्टर का क्या जुड़ा हुआ है, कलेक्टर जुड़ा हुआ है, और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी किससे जुड़ा हुआ है, इस दूसरे ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। इसके आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, लोड, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और वो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, एम्पलीफाइड होगा, यानी कि इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये तो इसका था पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। अब इसकी थ्योरी क्या है, देखो इस प्रकार के एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल के लिए सर्किट का एक भाग है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि मान लो कि ये T1 है वो एक्टिवेट हो गया, फिर दूसरे हाफ साइकिल के लिए यही T1 है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, और आउटपुट सिग्नल हाई की तरफ क्या हो जाता है, पुश हो जाता है। लेकिन इनपुट के अगले हाफ साइकिल के लिए सर्किट का वही भाग डीएक्टिवेटेड हो जाता है और आउटपुट लो की तरफ पुल हो जाता है, इसलिए इसे पुश पुल एम्पलीफायर कहा जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी अगर संरचना देखें हम तो वो क्या हो जाएगी, इसमें अभी हमने जो सर्किट पढ़ा था हमने उसके बारे में लिखा हुआ कि इसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो इसमें 2 ट्रांजिस्टर T1 और T2 उपयोग किए जाते हैं। T1 और T2 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे जिनके एमीटर क्या थे, एक साथ कनेक्ट किए गए थे, जो कि समान रूप से होते हैं, एक जैसे ही हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे हुए 2। इनमें एमीटर है वो एक साथ कनेक्टेड है, परंतु
दोनों के बेस और कलेक्टर इनपुट और आउटपुट ट्रांसफार्मर से विपरीत सिरों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो कलेक्टर तो एक साथ एमीटर तो इसके एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो कलेक्टर है वो जुड़े हुए इस ट्रांसफार्मर से, और इसका जो बेस है वो जुड़ा हुआ इस ट्रांसफार्मर से। दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर से, इसका एक का बेस जुड़ा हुआ, एक ट्रांसफार्मर से बेस जुड़ा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर से कलेक्टर जुड़ा हुआ है। ये लाइन यही लिखी हुई है। फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से लोड जुड़ा हुआ है। इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल से हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, लोड, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। ये तो इसके बारे में हो गया। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के अंदर क्या है, देखो इनपुट ट्रांसफार्मर कला विभाजक फेज स्प्लिटर होता है। यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ही है, फेज स्प्लिटर है, यानी कि इसका जो फेज एंगल जो 360 है इनपुट सिग्नल का, उसको 180 में डिवाइड कर देगा, इसलिए इसको बोलेंगे फेज स्प्लिटर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे इनपुट पे क्या लगा हुआ है, फेज स्प्लिटर ट्रांसफार्मर। जो क्या लिखा हुआ था, हाँ, फेज स्प्लिटर की तरह कार्य करता है, जो कि इनपुट सिग्नल को दो ऐसे सिग्नल में विभाजित करता है जिनके मध्य 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। यह सेंटर टैप टाइप का ही ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये दोनों ही सिग्नल ट्रांजिस्टर T1 और T2 के बेस पे अप्लाई किए जाते हैं। जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जैसे ये फेज जो इनपुट सिग्नल होगा उसका फेज स्प्लिट होके देखो 180 का इनपुट यहाँ पे और 180 फेज डिफरेंस का इनपुट यहाँ पे लगेगा, यानी कि दोनों के बेस, ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर हमारा इनपुट है वो अप्लाई किया जाएगा। अब देखो इनपुट पर एसी सिग्नल दिया जाता है, तब सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांसफार्मर से होते हुए ट्रांजिस्टर T1 के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज और उसी समय ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाता है। अतः सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 एक्टिव रीजन में आता है और कंडक्ट करता है, जबकि T2 है वो कट ऑफ रीजन में आ जाता है और कंडक्ट नहीं करता। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया जैसे कि प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया इसकी प्राइमरी कॉइल पे, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज यही आएगा, प्लस और माइनस। तो पहले ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो पहले अगर हाफ साइकिल की अगर बात हम करेंगे तो यहाँ पे तो क्या आया, यहाँ पे पॉजिटिव, T1 पे तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव वोल्टेज, और T2 पे क्या आया, नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है, NPN है, NPN, और ये भी हमारे पास क्या है, NPN है। तो यहाँ पे P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। T1 का तो यहाँ पे क्या हो रही है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और यहाँ पे अगर T2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, इसका क्या हो रहा है, रिवर्स बाइसिंग हो रही है। तो हमें जो पहले साइकिल के लिए जो करंट मिलेगी वो T1 के कारण मिलेगी, T2 के कारण हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे T1 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और हमें आउटपुट मिल रहा है। इसी साइकिल में हमारा T2 क्या है, वो डीएक्टिवेट है, और इसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। T1 के कारण हमें कौन सी करंट मिल रही है, IC1। इस प्रकार आउटपुट साइकिल में T1 के कारण धारा कौन सी मिल रही है, हमें IC1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T1 कंडक्ट नहीं करता है, जबकि T2 कंडक्ट करता है, और आउटपुट सर्किट में धारा T2 के कारण IC2 प्राप्त होती है। अब जब यहाँ पर हम वोल्टेज चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पे हम लगाएंगे पॉजिटिव वोल्टेज। अगले हाफ साइकिल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा, तो P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो यहाँ पर इसका क्या होगी, रिवर्स बाइसिंग,
और यहाँ पे P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की क्या हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट साइकिल है इसमें करंट हमें किससे मिलेगी, T2 के कारण मिलेगी, और T1 के कारण हमें कोई करंट नहीं मिलेगी। तो T2 के कारण हमें कौन सी करंट मिल रही है, IC2। ये देखा गया कि जब IC1 बढ़ती हैं तो IC2 कम हो जाती है। दिखती सी बात है, जब IC1 बढ़ेगी यानी कि T1 हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। जब T1 हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होगा और तो T2 किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। तो जब IC1 T1 के कारण मिल रही है तो IC2 तो कम होगी। अर्थात जब एक ट्रांजिस्टर सर्किट में पुश होता है तब दूसरा ट्रांजिस्टर सर्किट में कंडक्शन से पुल आउट हो जाता है, अतः इसे पुश पुल एम्पलीफायर कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है, जब एक ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर पुश हो रहा है तो दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो सर्किट से पुल आउट हो रहा है, उसके कारण कोई हमें करंट नहीं मिल रही है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इस एम्पलीफायर को बोला जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। आगे क्या लिखा हुआ इसमें, जब इनपुट पर AC सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर T1 का जो बेस है वो अधिक धनात्मक हो जाता है। जब हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो T1 पे हमारे पास क्या है, T1 पर हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और T2 के बेस पर हमारे पास क्या होगा, कम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि कलेक्टर करंट हमेशा बेस करंट के समान कला में होती है। जो कलेक्टर करंट होती है हमारे पास, संग्राहक धारा, वो बेस करंट यानी कि जो आधार धारा है उसके समान कला में ही होती है। उसका जो फेज़ डिफरेंस होता है वो उनके बीच उनका जो फेज़ होता है वो सेम ही होता है। अतः कलेक्टर करंट जो IC1 है वो क्या है, हमारे पास कलेक्टर करंट है। IC1 जो है वो क्या है, कलेक्टर करंट, वो इंक्रीज होती है, जबकि T2 के कारण IC2 है वो डिक्रीज होती है। पूरी थ्योरी वही है जो हमने देखी है, ठीक है। ये दोनों ही करंट IC1 और IC2 विपरीत दिशा में होती है। इस वजह से लोड पर इंड्यूस यानी कि जो प्रेरित होने वाला वोल्टेज है वो दोनों धाराओं के अंतर के समानुपाती होगा। दोनों ही जो करंट है IC1 और IC2 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज किसके समानुपाती होगा, IC1 माइनस IC2। इसी प्रकार अगर हम अगले हाफ साइकिल की बात करें यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल की, अब हमने T1 पे क्या दिया है, T1 पे हमने क्या दिया है, नेगेटिव वोल्टेज, और T2 पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज। तो अब हमारे पास T2 पे तो आ गया अधिक धनात्मक आवेश, और जो T1 है उसके पास क्या आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया, पॉजिटिव वोल्टेज है वो कम है। तो देखो क्या लिखा, इसी प्रकार सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोड में इंड्यूस वोल्टेज IC2 माइनस IC1 के समानुपाती होगा। अब यहाँ पे करंट, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो करंट होगी IC2 वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, IC2 माइनस IC1, यानी कि जो आउटपुट पे वोल्टेज होगा वो किसके समानुपाती होगा, IC2 माइनस IC1 के। अतः संपूर्ण इनपुट सिग्नल के लिए ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर, जो ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीय कुंडली पर वोल्टेज प्रेरित होता है और इस प्रकार लोड पर AC आउटपुट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पुश पुल एम्पलीफायर, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसको क्यों हम पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं, सब कुछ पढ़ा हमने। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्लास B एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास C एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ा, और पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसका सर्किट डायग्राम सब पढ़ा है हमने, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी तब हम डिस्टॉर्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।